हेलो दोस्तों, अब जो है कि एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 10 का जो मैथ का हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, यानी 4 नंबर से हमें क्वेश्चंस करना था। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन है। उसका अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए, आपको इतना ध्यान रखना है कि मैंने आपको पीछे जब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि किसी भी संख्या का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और मैं एक आपको फार्मूला भी लिखवाया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिए, उसी का हमें प्रयोग करना है। देखिए, 306 पहली संख्या है, 657 दूसरी संख्या है, और इसका एचसीएफ दिया है 9, ये एचसीएफ हो गया। अब हमसे एलसीएम पूछा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पहली संख्या कितना है 306, फिर लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है 657। अब क्या है एचसीएफ, फिर लिखता हूँ एचसीएफ कितना दिया है तो 9। एलसीएम क्या क्या है हमसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। एलसीएम क्या है ज्ञात करना है। तो अब हमें पता है, क्या पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। चलिए, पहली संख्या कितना दिया है 306 गुणे दूसरी संख्या कितना है 657 बराबर एलसीएम नहीं पता है, नोट कर देता हूँ। एचसीएफ कितना दिया है तो 9। चलिए, अब आप देखिए एलसीएम बराबर क्या होगा। एलसीएम बराबर क्या होगा कि 306 गुणे 657, और ये 9 से क्या हो गया तो डिवाइड। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए, ये कटेगा 3 से, तितरी का 9, और ये कट जाएगा 3 एकम 3 0 2, ठीक है ना। चलिए, तो फिर ये 3 से कट जाएगा, तितरी का 9, ठीक है, 3 चौक 12, यानी एलसीएम इक्वल टू 34 गुणे 657, ठीक है। अब एलसीएम बराबर, अब इसको गुणा करना है, ध्यान सुनिए। 657 को किससे गुणा करना है तो 34 से। मैंने पीछे आपको ये वीडियो मैंने मल्टीप्लाई करने वाला जो तरीका है अपलोड कर दिया हूँ, अब आप उसको जाके वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो ध्यान सुनिए। 34 में इस 6 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा। देखिए, 6 चौक 24 का 4, 2 छत्री 18 19 20, यानी हो जाएगा 204। अब बाकी जो संख्या बची हुई थी ना उधर, उसका 0 लिख दीजिए, ये हो गया। अब चलिए, फिर 5 का करिए इसमें, 5 चौक 20, ठीक है, 20 का 0। अब ध्यान सुनिए, इस 5 के बाद एक संख्या है, इसलिए एक 0 लिख लीजिएगा। देखिए, जब 6 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 अंक था, तो 2 0 मैंने लिखा था। अब 5 से कर रहा हूँ तो एक अंक उधर बचा हुआ है, तो एक 0 बढ़ा दिया। अब 5 से करिए, 5 चौक 20 के 0 2, 5 तिया 15 2 17, नोट कर लीजिए। चलिए, अब किससे करना है तो 7 से। 7 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 0 नहीं लगाना है। देखिए, 7 चौक 28 का 8, 2 17 का 21 तो 23, नोट कर दीजिए। अब आप जोड़ दीजिए, 8 3 7 2 9 9 4 13 का 3 1 1 1 2 22 33 8, यानी 22 33 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 33 8, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
मतलब कि हमें जांच करना है कि जो 6 के पावर n है, मतलब कि n का मान कुछ भी हो, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, चाहे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, क्या इसको सॉल्व करने पर 0 पर समाप्त हो सकता है, ये हमें जांच करना है। तो आपको एक मैं बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगी जब उस संख्या में 0 होगा, है कि नहीं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैं एक संख्या लिखता हूँ 20। अब अगर आप 20 के पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दीजिए, मान लीजिए कि मैंने 2 रख दिया, तो क्या होगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब आप देखिए लास्ट में 0 आया है, क्यों आया है, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है, 0। यानी कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उस संख्या का स्क्वायर करें जिस संख्या का अंत में 0 होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ 10 का स्क्वायर, तो अब बताइए लास्ट में 0 है, इसका मतलब है स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 0 आएगा। वही कह रहे हैं कि 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो 0 पर समाप्त होने के लिए शर्त यही है कि हमें भी लास्ट में क्या चाहिए, तो 0 चाहिए। लास्ट में क्या चाहिए, 0। और ये लास्ट में 0 कैसे आएगा, आप सोच के देखिए। अगर मैं 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, लास्ट में 10 आ रहा है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। अगर आप ये 20 को भी देखेंगे तो 20 में कहीं ना कहीं 5 गुणे 2 हुआ होगा, यानी 5 गुणे 2 आया ही होगा, है कि नहीं। 5 गुणे 2 आया ही होगा, यानी तभी देखिए 5 गुणे 2 अगर आएगा तभी ही संख्या में क्या होगी, तो 0 होगी। सबसे पहले क्या करना है कि दी गई संख्या कितना दिया है, 6 के पावर n, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के लिए लिखेंगे 6 के पावर n, ठीक है, ये दिया है। अब लिखेंगे क्या, 6 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जो दिया गया है जिसके पावर n होगा उसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 6 का निकालोगे आप 2 गुणे 3 होगा, ठीक है, 2 गुणे 3 होगा। तो 2 गुणे 3 है, और मैंने अभी आपको समझाया कि 2 गुणे 5 के रूप में अगर रहेगा तो 0 पर क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो ये 2 गुणे 3 है। अब नीचे लिखेंगे शर्त, लिख दिए शर्त। लिखना ये है कि यदि किसी भी संख्या का मान 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 होना ही चाहिए। यानी अगर कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 होना चाहिए। अब इसमें 2 गुणे 3 है, अतः प्रश्न में दिए गए अंक का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि यहाँ पे 6 दिया गया है, हो सकता है अब आपके सामने 5 के पावर n दे दिया जाए, ठीक है, ऐसे ही
23 के पावर n दे दिए जाए, तो आपके दिमाग में सिर्फ यही फीड होना चाहिए कि जो नीचे दिया गया है अगर इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में आ रहा है, कहीं ना कहीं 2 गुणे 5 होना ही चाहिए, ठीक है, चाहे एक बार हो, ठीक है, कम से कम एक बार होना ही चाहिए 2 गुणे 5, तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। लेकिन अगर नहीं आएगा इसका मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको लिखना है, ध्यान रखिए ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, जब आपके सामने बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले मैं ये वाला लिखता हूँ, पहले वाला 7 × 11 × 13 + 13। अब आपको मैं बता दूं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं आपको पढ़ने के लिए हमारा ये पहला पार्ट यानी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाके देखना पड़ेगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। बट मैं आपको यहीं पे बताता हूं, सुनिए। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है ना, यानी 2 संख्याओं से अधिक हो, वो सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आप देखिए इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 7 × 11 × 13 + 13 है। अब देखिए +13 + 13 है और ये बाकी मल्टीप्लाई में है, तो आप बताइए 13 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 13 कॉमन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 13 बाहर करते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 × 11, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा तो 1 है ना। देखिए यहाँ से 13 दोनों में कॉमन है, प्लस लगाए तो 13 बाहर कर लेंगे। तो अब देखिए 77 और 1 78, देखिए 13 ये हो जाएगा 77 + 1 यानी 13 × 78, ठीक है। अब देखिए 13 × 78 हो सकता है। अब आप खुद सोच के देखिए क्या 78 का भी गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, और भी बहुत सारी गुणनखंड हो सकती हैं। देखिए तो 13 × 78 अगर है तो इसका गुणनखंड और निकालेंगे तो क्या होगा 13 × 2 × अब आप देखेंगे तो 39, ठीक है। 78 को क्या लिख सकते हैं 39, 2 × 39, अभी उस 39 को भी लिख सकते हैं बट हमें लिखना नहीं है। अब देखिए ध्यान से कितने गुणनखंड हो गए तो 1 2 3। हमने अभी पढ़ा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि जिसका गुणनखंड, ठीक है, 2 से अधिक होता है। तो अब लिख देंगे कि यह भाज्य इसलिए है कि यह भाज्य इसलिए है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। क्लियर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ 7 × 6। अब देखिए इसको हटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखिए इसमें भी +5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन हो जाएगा तो 5 बाहर कॉमन लेंगे तो क्या होगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। क्लियर। देखिए इसको 5, अब आप इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है, गुणा करके लिख भी सकते हैं। चलिए गुणा करके अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 × 6 = 42, ठीक है, और 42 में 2 से गुणा, देखिए आप कैसे करिए इसको पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए, देखिए 7 × 6 = 42, 42 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 16, फिर 3 का करेंगे 24 18 19 20, 3 2 5, 2 से करेंगे 8 0 10 यानी 1008 आएगा, ठीक है। तो 1008 + 1, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 1008 + 1। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 1009, ठीक है, 1009। अब देखिए क्या मैं इसके अगर
मल्टीप्लाई में 1 लगा दूं तो क्या फर्क पड़ता है? अब देखिए ना, क्या कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो देखिए कितने गुणनखंड हो गए इसके भी, 1 2 3, यानी यह भी क्या है, यह भाज्य इसलिए है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। ठीक है, तो जब 2 से अधिक गुणनखंड हो तो क्या कहेंगे, वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए मान लीजिए कि एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। देखिए चलिए एक वृत्ताकार पथ बना देता हूँ और ये खेल का मैदान है, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सोनिया खड़ी है, ठीक है, कौन खड़ा है, सोनिया, ठीक है, सोनिया है, ठीक है, इसको लगते हैं 18 मिनट, ठीक है, ध्यान सुनिए क्या लगते हैं, 18 मिनट, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और एक नाम का रवि भी है, एक रवि भी है, ठीक है, रवि को लगाने में इसे 12 मिनट लगते हैं, ठीक है, कितना लगते हैं, 12 मिनट। चलिए अब कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है। लिखना क्या है कि मैदान को एक चक्कर लगाने में लिखेंगे, मैदान हल करके, है ना, हल नोट करके लिखेंगे, मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया के द्वारा लिया गया समय कितना है, 18 मिनट। तो लिख देता हूँ बराबर 18 मिनट, ठीक है। ऐसे ही लिखना है रवि के द्वारा, है ना, तब लिखेंगे मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि के द्वारा लिया गया समय कितना है रवि के द्वारा, तो 12 मिनट। अब आप ध्यान से देखिए, अब क्या कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक ही स्थान एवं एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, मान लेता हूँ कि अगर ये सोनिया एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट, फिर एक चक्कर लगाती है तो टोटल 36 मिनट, फिर एक चक्कर लगाती है तो 54 मिनट, ऐसे ही लगेगा ना। देखिए ये सोनिया अगर चक्कर लगाती है तो 18 करके लगाएगी, है ना, और ये रवि लगाता है 12 करके। तो अब देखिए अगर ये 18 करके लगाती है सोनिया और ये है रवि करके लगाता है 12, तो ये 18 लगाएगी तो 18 पहले जाएगी, फिर उसके बाद 36 जाएगी, फिर 54 जाएगी। चलिए अगर ये 12 करके लगाती है तो 12 लगाएगी, 12 के बाद क्या जाएगी, 24 जाएगी, यानी रवि जो है कि 24 जाएगा, 24 के बाद क्या जाएगा, 36। हमसे पूछा क्या है कि कब एक ही स्थान पर मिलेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये सोनिया 36 पे जाती है और रवि 36 पे जाता है तो दोनों का स्थान बराबर होता है कि नहीं, दोनों एक ही समय पे होते हैं कि नहीं, दोनों एक ही स्थान पे पहुंचते हैं कि नहीं, पहुंच जाते हैं। इसका मतलब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि बराबर चलते हैं तो आप ऐसे करके, जब ऐसे करेंगे तो जो मैच करेगा वही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब कि नीचे अब क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, अब क्या लिखना है, हमको लिखना है कि सोनिया तथा
रवि के द्वारा चलने वाले समय का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का। तो 18 और 12 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आपको कई तरीके से, चलिए मैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालता हूँ। देखिए 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है कि क्या करिए, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 3 है, 3 है, बस यही है। तो अब देखिए एलसीएम में होता है कि जो सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा ऊपर कितना पावर है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिख लीजिए। 2 में कितना पावर है, 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 3 का 9 और 2 का 4, यानी 9 के 36 मिनट। ठीक है, यानी इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 36 मिनट। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आपको मैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा मैं मैथ्स और साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, उसके साथ साथ मैं इंग्लिश और हिस्ट्री, ये सब चारों सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।